हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विजय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2017 में जो 12 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर के बारे में, ठीक है ना। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लगातार मेरी दूसरी वीडियो है। एक वीडियो और प्रीवियस ईयर पे यूपीएसआई के अपलोड हो चुकी है, उसको भी आप सब देख सकते हो, ठीक है। ये सेकेंड वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे जो 12 दिसंबर को पेपर हुआ था उसके बारे में, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखना जैसे आज के ये जो सेट है ये 12 दिसंबर वाला फर्स्ट शिफ्ट, इसमें बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो यूपीएसआई वाले हो चाहे एसएससी लेखपाल वगैरह वाले। कोई भी स्टूडेंट हो इसको आराम से देख सकता है, क्योंकि इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से देखना। चलो पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग A1, A2 और B1 तीन क्लास हैं। विभाग मीन्स तीन क्लास समझ लो आप, तीन कैटेगरी, जिसमें 72, 96 और 144, 72, 96 और 144 छात्र हैं। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके कारण जो प्रिंसिपल है वो कमरों की संख्या, रूम जो है वो बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो कमरे की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? भाई अगर हमें कमरे की न्यूनतम संख्या चाहिए तो क्लास में मैक्सिमम संख्या बैठाना होगा, ठीक है ना। अगर हमें कम से कम कमरे चाहिए तो एक कमरे में ठूस दो सभी को, ठीक है ना, अगर पॉसिबल हो तो ये ऐसा ही हमें काम करना होगा कि मैक्सिमम हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे HCF मॉस। क्या बोलते हैं? HCF मॉस। अगर आप 72, 96 और 144 का मौसा निकालोगे तो 24 आएगा। आप निकाल लेना, ये बिल्कुल आसान सा है। तो भाई 72 लोग हैं, 72 छात्र हैं और एक कमरे में 24 को बैठाना है। मौसा मौसा 24 आया, मतलब मैक्सिमम एक कमरे में इतने बैठ सकते हैं। तो टोटल कमरे कितने चाहिए? तीन, ठीक है। इसी तरह अगर 96 हैं, अगर उसमें 24 24 की संख्या बैठाई जाए तो कितनी चाहिए? चार। 144 है, अगर उसमें 24 24 की संख्या बैठाई जाए तो कितनी चाहिए? छः। तो टोटल कमरे कितने हो गए? चार तीन सात और छः 13, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला क्वेश्चन है कि दो ट्रेनें हैं विपरीत दिशाएं में चल रही हैं, ठीक है। एक आदमी जो है उसको 54 एक आदमी को 54 सेकंड और 1.5 मिनट में, दूसरा वाला याद रखना 1.5 मिनट दिया हुआ, 90 सेकंड में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात बताना है, ठीक है ना। उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा वो बताना है, ठीक है। पहले वाले ट्रेन की बात करें तो स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस, उस ट्रेन की लंबाई जितनी होगी वो डिस्टेंस अपन टाइम कितना ले रहा है? 54, ठीक है ना, जब वो आदमी को पार कर रहा है। वहीं बात करें हम दूसरे ट्रेन के बारे में, S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका 90 सेकंड लग रहा है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं इसमें। भाई दोनों ट्रेनें की लेंथ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे हम L1 और L2 से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। एक काम और करते हैं कि यहाँ पे S1 प्लस S2 हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। स्पीड का जो सम होगा वो निकाल लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम S1 प्लस S2 करेंगे तो हो जाएगा 54 और 90 का एलसीएम, ठीक है ना। 54 और 90 का एलसीएम होगा 18 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है ना, ये होगा। तो 54 कटाएंगे तो 5 बचेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा हमारा, एक सेकेंड, इसमें एलसीएम लेके जोड़ेंगे, 54 कटेगा तो 5L1, 5L1 प्लस 3L2 बचेगा, ठीक है ना। ये नीचे वाला कुल मिलकर मल्टीप्लाई करोगे आप 270 आएगा। एक बात बताना कि ये कह रहा है कि अगर वे एक दूसरे को 54 सेकंड में पार कर लेती हैं, एक दूसरे को पार करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो भाई क्या होता है देखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा अपन टाइम, यही होता है ना, ठीक है। यानी कि हम 74 को इधर लिख सकते हैं और S1 प्लस S2 को नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो यही काम हम कर देते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने 74 मतलब टाइम इक्वल टू लिख दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी s1 प्लस s2, और s1 प्लस s2 की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, ठीक है ना। सॉरी, तो इसको हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। फिलहाल यहाँ से आएगा 74 इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक है, अपॉन में S1 प्लस S2 क्या है, S1 प्लस S2 है 5L1 प्लस 3L2, 5L1 प्लस 3L2 अपॉन में 370, वो 370 270 वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये 270 है, ये 270 ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके, जैसे दो क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो L1 अपान L2 की वैल्यू आएगी आपका 74 पंजे आएगी, फिर ये 12/25, ठीक है, 12/25 आएगी L1 अपान L2 की वैल्यू, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें स्पीड का रेशियो पूछा है, ठीक है। स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का होगा S1 अपान S2, ठीक है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पहले की है L1 और उसका टाइम कितना लग रहा था 54 सेकेंड। यहाँ से ये जो इक्वेशन था हमारा स्टार्टिंग वाला, आप देखना इसका अगर हम रेशियो लिख रहे हैं L1 अपान 54, ठीक है, इंटू 90 बटे में L2 आएगा, ठीक है ना। तो L1 अपान L2 की वैल्यू 12 बटे में हम 25 यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा S1 अपान S2 की वैल्यू 90 बटे में 54, ये पहले से था। 18 से 5 बार में, 18 से 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, 5 से ये 5 बार में, 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन था। इसमें अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, तीसरा क्वेश्चन, कि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 10 CP इज इक्वल टू 5 विक्रय मूल्य मतलब SP। तो यहाँ पे CP अपान SP की, CP और SP का रेशियो हम देखेंगे, ये आ जाएगा 5/10 यानी 1/2, ठीक है ना। मतलब खरीद रहा है 1 रुपए में और बेच रहा है कितने में, 2 रुपए में। तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है 1 रुपए पर, ये 100% ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसका अनुमानित मान बताना है, ठीक है। चलो देखो, ये 45 है लगभग, ठीक है, ये भी 45 है, ठीक है। तो 45 गुणे 45 यानी कि 45 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है 101 में, लगभग में बताना है। 45 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 5 का 25 हो जाता है, और 4 का अगले नंबर में गुणा 20 गुणे 101 करना है, ठीक है। अगर ये 100 रहता तो आंसर इतना आता, 20-25 पर 2 जीरो, लेकिन एक बार और ज्यादा है तो इसमें एक बार 20-25 जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका आप जोड़ लो 20, 45, 25, ऑप्शन देख लो 20, 45, 20 से यही शुरू है, यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार वीडियो फिर से पीछे करिए और देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इसमें QPR ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है ना, ये वाला एंगल हमें बताना है। इसको ध्यान से देखना कि इस और इस लाइन को एक लाइन कट कर रही है, तो इसका और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बाहर देख लो कि अगर आपको ये दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई एक लाइन कट कर रही है, तो ये अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। वही बात हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंतः कोण क्या है x प्लस वाई, ये कितना है x प्लस वाई, ठीक है। इसका योग कितना होगा 2x प्लस वाई, इसका योग कितना होता है 180, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 90, ठीक है। जरा इस त्रिभुज में देख के बताना, x और y की वैल्यू 90 है, तो यहाँ पर जो p बन रहा है उसकी भी वैल्यू 90 होगी कि नहीं होगी, होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 5 महीने के लिए विषम दिनों की संख्या बताइए, पहले 5 महीने यानी जनवरी से, और वर्ष कौन सा है, लीप ईयर वाला है, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर वाला है। तो भाई साहब जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ये विषम दिन का मतलब क्या, 7 चौको 28, 7 से जो भी एक्स्ट्रा बच जा रहा है उसकी हमें संख्या बतानी है। तो 7 चौको 28 और 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं।
फरवरी में वहीं पे आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि 29 का महीना होगा आधी वर्ष में। मार्च में कितने का होगा, 31 का, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। 3 3 6 एक 7, ये कैंसिल आउट हो जाता है। अप्रैल में आपको फिर से मिलेगा 2 दिन, अप्रैल 30 दिन का होता है, ठीक है। 4 महीना हुआ और एक और है मई। मई में आपको मिलेगा 3 दिन, तो कुल मिलके कितना हो गया, 5 विषम दिन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री पर 20% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट कितना है, 20%, फिर भी 30% का प्रॉफिट पाता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है क्रय मूल्य से, ऐसा ये पूछ रहा है। तो भाई साहब, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एक रिलेशन होता है, मैंने ये पढ़ाया भी हुआ है प्रॉफिट लॉस वाले एक चैप्टर में। MP अपॉन CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। यही यही बात यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो MP अपॉन CP 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 30 का, तो टोटल हो जाएगा 130, और 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट छूट कितना दिया गया 20 का, तो 100 में से 20 घटेगा तो 80, ठीक है ना। 13/8, 13/8 का मतलब कितना होगा, 8 से भाग दो के देख लो, 8 एकम 8, ठीक है, 5 50, 8 छक्का 48, 1.6, 6 से शुरू हो रहा है ना। ये एक जो होता है वो 100% होता है, और ये 0.6 के बाद जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा होगा। इसे कटाओगे तो 2 5 बार में कट जाएगा, यानी कि दशमलव के बाद 6 2 5 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। भाई इसमें आप 100% में बदलने के लिए देखो, ये MP अपॉन CP कितना आ रहा है, 130/80, ये फिलहाल में भिन्न में है। अगर आपको इसको प्रतिशत में बदलना है इसी वैल्यू को, तो इसमें 100 से गुणा कर लो आप, ठीक है। तो ये आएगा 162.5%। तो 162.5% का मतलब क्या हो गया कि 62% बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। भाई उस रेशियो को ज्ञात करो जिसमें 192 रुपये प्रति केजी वाला एक मिश्रण को 150 रुपये प्रति केजी वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाता है कि फाइनली 194 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यहाँ पे ये क्रय मूल्य दिया है, लेकिन ये तो विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है। तो नीचे वाले को हम बदलेंगे। भाई बेचा कितने में गया है, 120% में दिख रहा है क्या, 20% लाभ, यानी कि बेचा गया होगा 120% में। 120% की वैल्यू है आपके पास 194.40, ठीक है। और 120% का मतलब होता है, आप इसको कटाओगे बटे में 100 करके इसमें, या 100% की वैल्यू निकाल लो ना आप सीधे सीधे, ठीक है। तो 100% की होल वैल्यू होगी 19,440 बटे में 120, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटेगा, 12 से इसे कटा लो, ये कटेगा 12 एकम 12, 7 74, 12 छक 72, 12 दूना 24, 162 रुपये आ गई आपकी CP 100%, ठीक है। बेचने वाली मूल्य, ठीक है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस जिसे होगा, ठीक है। तो हमें क्या होता है, एलिगेशन हम लगाना चाहते हैं, तो एलिगेशन में तीनों CP होने चाहिए, ठीक है ना। वो भले बेच रहा है, मतलब एक है 192 रुपये वाला, दूसरा है 150 रुपये वाला, और मिलाने के बाद कितना बनाना है, 162 वाला। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 30, इसको घटाएंगे तो आएगा 12, तो 12:30, यानी कि 2:5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो इसे आरोही क्रम में हम लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे। पहले क्या होगा, माइनस वाला लिखेंगे, -3, -3, और कोई है माइनस का, -1, बस। उसके बाद 0, ठीक है, 0 के बाद 1 नहीं है, 2 है, 2 कितने बार है, 1 2 3, 2 2 2, 2 के बाद 3 है क्या, नहीं, 4 नहीं, 5 कितने बार है, 1 2 3 बार, 5 5 5। उसके बाद 6 कितने बार है, 2 बार,
तो मैंने टोटल लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने 12 संख्याएं लिखी। इसमें कितना लिखा है? 4 4 8 4 12 13 14। कहीं एक आध छूट रहा है इसमें, ठीक है ना। -3 हम फिर से देख लेते हैं। -3 जो है 2 बार लिखा गया है। -1 जो है वो 1 बार है, ठीक है। 5 इसमें छूटा हुआ है, ठीक है। 5 को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एक 6 जो है वो 3 बार है, देखो आप। एक बार 6, दूसरी बार यहाँ पे 6, तीसरी बार यहाँ पे 6, और 5 कितनी बार है? 4 बार है, ठीक है ना। अभी चलो आगे देखो। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है कि बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म होता है, ठीक है। टोटल 14 है, तो बीच में कितने होंगे भाई? बीच वाला हम देखते हैं। इधर से हमने कितना छोड़ दिया? 3 2 5, 6 छोड़ दिया, ठीक है ना। इधर से 6 छोड़ दिया, 3 4 5 6, इधर से भी 6 छोड़ दिया, ठीक है ना। तो माध्यिका क्या होगी? 2 और 5 की मिड वैल्यू, ठीक है ना। इसके बीच वाला 2 और 5 का मध्यमान क्या होगा? 2 + 5/2, यानी 7/2, यानी कि 3.5। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। मिडिल वाली वैल्यू हमने निकाला। इधर से मैंने कितना छोड़ा? लेफ्ट हैंड साइड से 2 2 4 2 6, लेफ्ट साइड से छोड़ा 6, राइट हैंड साइड से छोड़ा, तो बीच में बच गया 2 और 5। 2, 5 है, अलग अलग है, 25 नहीं पढ़ना आप इसे, ठीक है ना। तो 2 और 5 का मैंने मध्यमान निकाल लिया। कह रहा है कि अगर y/z बराबर 1/3 हो तो इसका मान बताओ। देखो भाई, यहाँ पे जो वैल्यू पूछ रहा है, अंश में ये है, ठीक है ना। अंश में क्या है? ये कितने डिग्री का है? 3। हर में क्या लिखा है? ये भी 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री अपॉन 3 डिग्री अगर चल रहा है तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 और 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी y की वैल्यू अगर हम 1 रख दें और z की वैल्यू 3, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू 1 और 3 रखेंगे तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है। इसका होगा 1 - 27, यानी कि -26। 2 से आप इसे कटाओगे सिंपली तो हो जाएगा -14/13, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 99 सही 35/36। क्या आप इसे बता सकते हो कि 100 के एकदम पास में है? लेकिन 100 नहीं है। 100 के एकदम पास में है क्या ये वाली संख्या? ठीक है। अगर हमने मान लिया गलती से कि अगर 100 रहता तो 100 का गुणा 72 में कराना होता तो 72 100 आता, ठीक है। लेकिन ये 100 नहीं है, 100 से थोड़ा सा छोटा है, तो आंसर भी 72 100 से थोड़ा सा छोटा आएगा। इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन में देख लो, 72 100 से छोटा ऑप्शन कौन सा है? एक ही ऑप्शन है। क्लियर है। ऐसे अप्रॉक्स वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बाकी अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। हम इसको लिख सकते थे 99 + 35/36, ठीक है, और गुणे 72। फर्दर इसको हम लिख लेते 99 गुणे 72, ठीक है, प्लस 72 का गुणा जब इस 35 वाले में होता तो 36 से ये 2 बार में कट जाता, यानी कि 2 गुणे 35 बचता, यानी कि यहाँ पे +70 बचता। तो 99 गुणे 72 कराना है तो 72 100 में से एक बार 72 घट जाएगा, यानी कि 71 28 + 70, यानी कि ये 71 98 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैं तो वैसे ही कहूंगा कि इसको 100 मान लो और ये 72 है, तो 72 100 के आसपास जो भी ऑप्शन है उसे टिक कर लो। 3 करड़ी में 16 एक अपरिमेय संख्या है, काल्पनिक है, पूर्णांक है, अभाज्य। भाई काल्पनिक होगा नहीं, काल्पनिक क्या होता है? अंडर रूट में निगेटिव, ठीक है ना। 3 और करड़ी में 16 का मतलब होता है 4, ठीक है। 3 चौक 12, ये एक क्या है? पूर्णांक है, ठीक है ना। ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन। राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी, ठीक है ना, एक सर्कुलर ट्रैक है, वृत्ताकार पगडंडी है, जिसपे 8 मीटर और 2 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से एक बिंदु के साथ शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। मतलब एक अगर इधर को चल रही है तो दूसरी किधर को जाएगी? उधर की जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे हम बात कर लेते। इसमें क्या दिया हुआ है कि जब भी वे मिली, राधा की गति आधी हो गई, ठीक है। राधा कौन? पहली वाली। पहली वाली की गति आधी हो रही है और दूसरी वाली की गति डबल हो रही है, ठीक है ना। तो तीसरी बार जब वो मिलेंगी तो कितना समय लग चुका होगा, ठीक है। तो भाई अगर अपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा है तो स्पीड जुड़ेगा,
ठीक है। तो पहली बार कब मिलेंगी, स्पीड इक्वल पहली बार मिलने का समय, मैं टाइम निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे T1 लिख देते हैं। पहली बार मिलने का समय, समय बराबर होगा दूरी बटे में चाल। पहले की चाल 8 है और दूसरी की चाल कितनी है, 2। 8 2 10, यानी कि ये, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अलग अलग, ताकि आप समझते भी रहो। 8 और 2 10, 10 से भाग देंगे कितना लगेगा, 80 सेकेंड। दूसरी बार कह रहा है कि कब मिलेंगी, तो 800 मीटर डिस्टेंस है 800 मीटर का, और इसकी स्पीड आधी हो जा रही है, मतलब कितनी हो जाएगी, 4, और इसकी स्पीड डबल हो जा रही है दूसरे वाले की, ये भी 4, यानी कि कितने सेकंड लगेगा, 100 सेकंड लगेगा। तीसरे वाले के देखना, तीसरी बार जब मिलेंगी तो इसकी स्पीड आधी होनी है तो कितनी हो जाएगी, 2, इसकी स्पीड डबल होनी है तो हो जाएगी 8, फिर से 80 सेकंड लगा। 80 100 और 80 हो जाएगा 260। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक कंपनी जो एक हफ्ते में 6 दिन काम कराती है, ठीक है, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों के भुगतान का कुल राशि 3000 रुपये और 3060 रुपये थी, ठीक है ना। पहले हफ्ते में 3000, दूसरे हफ्ते में 3060 रुपये, ठीक है ना। पहले 6 दिन का पैसा कितना था, 3000, और दूसरी बार जब 6 दिन काम कराया तो 3060 रुपये दिया गया। बट पहली बार 10 पुरुष और 8 महिलाएं थी, दूसरी बार 12 पुरुष और 6 महिलाएं थी, ठीक है। पहली बार जो है 6 दिन काम कराई तो 3000 रुपये दी, अगर पहली बार अगर 1 दिन काम कराता तो 500 रुपये देता, 6 से हम भाग दे लेंगे, ठीक है। तो पहली बार काम किसने किया था, 10 मेल थे और 8 फीमेल थी, तो 1 दिन का कितना पैसा मिलना था, 500 रुपये, ठीक है। दूसरी बार था 12 मेल थे और 6 वुमेन थी, तो इसमें अगर आप 6 से भाग दोगे तो 510 रुपये आएगा, ठीक है। चलो, इसी समीकरण को हमें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, विलोपन। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको हम बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए ऊपर वाली लाइन में 3 का गुणा, नीचे वाली लाइन में 4 का गुणा करना होगा। तो पहली वाली लाइन में 3 का गुणा होगा तो 30m होगा और प्लस 24W इज इक्वल टू 1500। दूसरी वाली लाइन में 4 का गुणा होगा तो 48m प्लस 24W बराबर 2040, ठीक है। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा लेते, ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 18m, ठीक है, बराबर 40 और 5 540। 18 से ये 30 बार में कटेगा, मतलब m की वैल्यू कितनी आई है, 30, ठीक है। चलो, m की वैल्यू 30 आई है, m की वैल्यू 30 आई है, तो किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। चलो, ये जो पहला वाला समीकरण था, m की वैल्यू 30 रखेंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, 300 उधर जाएगा तो 200 बचेगा, 8 से 200 कटाएंगे 25 रुपये आएगा, तो 30 रुपये और 25 रुपये, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि मान लें कि पी क्यू आर एक विशिष्ट पूर्णांक है, आर एक धनात्मक सम संख्या है, सम पूर्णांक है, ठीक है। पी और क्यू धनात्मक है लेकिन विषम संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पी क्यू आर की कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। तो पी और क्यू क्या है, विषम है, ठीक है ना, विषम है, तो विषम है तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 1 2 3 ले लें क्या, ठीक है। आर जो धन होना चाहिए तो इसको 1 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो Q इंटू पी माइनस आर, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, विषम है, यानी कि ऑड है, और ये क्या है, इवन है, सम संख्या लिया गया है। तो Q इंटू पहला ऑप्शन हम, और पहला वाला ऑप्शन हम देखते हैं, Q का मतलब क्या होगा यहाँ पे 3, और P माइनस आर करोगे आप तो P माइनस आर करोगे तो -1 आएगा, ठीक है ना। तो ये -3, ये विषम है, बिल्कुल है भाई, पहला वाला सही है। ऑप्शन बी हम देखते हैं, P माइनस आर, इसका माइनस करेंगे तो क्या आएगा,
p माइनस आर करेंगे तो माइनस एक आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा। और ये एक क्या है, विषम है, एक क्या है, ऑड है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, इवन, तो यही वाला गलत है ना। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है ना, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता, तो ये बी वाला ऑप्शन ही गलत है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न इससे अधिक तथा इससे कम है। तो पहले 5/8 से कौन कौन अधिक है वो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। आप इसका दूसरा तरीका है कि इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, सबको डिवाइड करो और डेसिमल में बदल करके चेक करो। ठीक है ना, दूसरा तरीका है कि 5/8 से अधिक कौन कौन सा है। तो 5/8 और पहला वाला ऑप्शन लेते हैं 1/3। तो 5/8 से अधिक यानी कि ये वाला बड़ा होना चाहिए। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 होगा, ये सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 हो जाएगा और ये 8। तो फिलहाल ये बड़ा आ रहा है, ये बड़ा नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसके जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 5/8 के साथ 3/5 को जरा कंपेयर करें तो 25, ये होगा 25 और ये वाला होगा 24, फिर से छोटा पड़ गया, तो फिर से ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हम अगला वाला ट्राई करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड, 5/8 और 4/7, ये बड़ा होना चाहिए 4/7। तो ये 32 हो रहा है और ये 35 हो रहा है, तो फिर से ये बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये वाला आंसर होगा। देख लेते हैं 8/5 और 5/7 से। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5/8 है ना, 5/8 और दूसरा डी वाला ऑप्शन है 5/7। तो ये होगा आपका 35 और ये होगा 40, तो इस बार ये बड़ा आ गया। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक करने का मतलब क्या होता है कि हम दो नंबर लिख रहे हैं, पहला वाला है हमारा 5/8, दूसरा वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 4 5/7। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 35, इधर कितना आ रहा है 35, इसका मल्टीप्लाई किए तो इधर कितना आ रहा है 40। तो 35 और 40 में देखते हैं, ये वाला बड़ा है यानी कि ये वाला जो होगा वो बड़ा आएगा। ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3125 रुपये को 4% और 2.5% 4% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी। ठीक है ना, इसमें हम पहले क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चलो, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें 2.5 साल का निकालना है, तो हम 4% को बोल सकते हैं, 4% को हम बोल सकते हैं 1/25। रेट हमारा क्या है 1/25। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या था 3125। पहले साल के लिए रेट लगाएंगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले मेरे वीडियो में आप देख सकते हो। पहले साल के लिए रेट लगाएंगे, 1/25 करेंगे तो 1/25 करेंगे तो कितना आएगा 125। दूसरे साल के लिए इस पर भी रेट लगेगा, इस पर भी रेट लगेगा, तो 125 पर 1/25 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तीसरे साल के लिए इस पर भी 1/25 करेंगे, इस पर भी 1/25 करेंगे तो 5 आएगा, मतलब 10। इसका 1/25 करेंगे तो 1/5 आएगा, और 1/5 का मतलब होता है 2/10 यानी 0.2। ठीक है, इतना होता है। लेकिन ये हमें 3 साल का नहीं चाहिए था, ये 1 साल का कंप्लीट है, ये 2 साल का कंप्लीट हो गया, लेकिन ये 3 साल का हो गया, तो तीसरे साल में पूरा नहीं चाहिए, तीसरे साल में हमें आधा चाहिए, तो इसका हम डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। ठीक है ना, 1 साल 2 साल और ये आधा, 2.5 साल हो गया। ठीक है, तो इसको 0.2 करोगे तो 125 और 10 135, आधा कर लेते हैं, ये इसका आएगा 62.5। ठीक है, 62.5 और 10 का 5 आएगा, और 0.2 का 0.1 आएगा। ठीक है, तो 62 5 67.6, कुल मिलकर कितना हो गया 67.6, और 250 और 5 255। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 255 और 67.6, तो ये 0.6 और 7 5 12। ठीक है, 6 5 11 और 2 1 3, 322.6 रुपये ये CI आ रही है, तो 322.6 रुपये उसमें हम जोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसका कुछ कैलकुलेशन करेंगे। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। ठीक है ना, तो भाई 4 घंटे अधिक कौन लेता है, आमिर। तो भाई टाइम जो होगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ए मतलब आमिर की स्पीड। ठीक है ना, तो समय हो गया, ये 4 घंटे ज़्यादा है किससे, सलमान से।
ठीक है, ये हमारा एक समीकरण हो गया। अगर आमिर अपनी गति डबल कर ले तो वह सलमान से 2 घंटे कम लेगा। इस बार आमिर की जो टाइमिंग है कम हो रही है, ठीक है ना, इसलिए ये छोटा होगा और इसको बाद में लिखेंगे। स्पीड इसकी कितनी हो गई है, डबल। ठीक है, 60/सलमान की स्पीड। तो कितना घंटे का अंतर आ रहा है, 2 घंटे का। इस समय दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, 60/a माइनस 60/2a आएगा। तो ये हो जाएगा कुल मिलके 120 माइनस 60/2a। अगर आप एलसीएम लोगे और इधर ये 4 2 मिल करके कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 120 में से 60 घटेगा, 60 से अगर 2 और 6 से कटाओगे तो कुल मिलके ये आ जाएगा 60/2 बराबर 6। ठीक है, 2a बराबर ये 6 है। अब 6 से ये 10 बार में कटेगा, 2 से ये 5 बार में कटेगा, यानी कि a की फाइनल वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना था, सिंपली सिंपली कटा लेना था। यहाँ पर फिर से एलिगेशन लगा हुआ है कि किस अनुपात में गेहूं को मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 9 रुपए हो जाए। तो 9 रुपए को हमें बीच में रखना है। ये 8.3 को 83 भी लिख सकते थे, ठीक है ना, 9.8 को 98 लिख लेते और 9 को 90 लिख लेते तो भी काम चल जाता। इसमें से इसको घटाओगे तो 0.7 आएगा, हम 0 छोड़ देते हैं। इसमें से इसको घटाओगे तो 0.8 आएगा, तो 8:7 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ABCD 4 उम्मीदवार हैं जिनके अंक दिया हुआ है। पहला कितना पा रहा है, ए 420 बटे में 560। तो इसका प्रतिशत कितना है, हम फ्रैक्शन देख लेते हैं ना, क्यों। ठीक है, ये कट जाएगा 0, 7 से कटेगा 6 बार में, 14 से कटा लेते हैं, 14 से 3 बार में और 14 से 4 बार में, 3/4 मतलब ये पाया होगा 75%। बी की बात कर लेते हैं, ये 560 बटे में 720 पाया है। ठीक है, इसको हम भी कटा लेते हैं, किससे, 560, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 14, 4 8, 8 से कटा लेते हैं, 8 7 56 और 8 9 72 और 700 बटे में 9 करेंगे। अगर इसको प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 9 से कटाओ, 9 से 70, 9 7 63, 70, 9 7 63, 77 दशमलव समथिंग आ रहा है। अब इसको छोड़े रखते हैं। सी का देखते हैं, 415 बटे में 500। प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, 5 घटाओगे, 5 से भाग दोगे, 5/40। ठीक है ना, 5/40, 1 15, 5 3 15, 83%। डी का देख लेते हैं हम। डी पा रहा है आपका 485 बटे में 650 गुणे 100। ठीक है ना, 50 से 2 बार में कटेगा, 50 से आप कटाओगे 1 बार में, ठीक है, और 3 बार में, 13 बार में, 13 से इसे कटाओगे आप, 13 या 39, ठीक है, 9 95, 13 7 91, 37 दूना 74% लगभग आ रहा है। तो सर्वोच्च से दूसरे स्थान पे, सर्वोच्च ये है, ठीक है ना, और दूसरे स्थान पर कौन सा, ये। ठीक है, तो 77 दशमलव समथिंग आ रहा है, बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। ठीक है, अगला देखते हैं। चीथू ने एक घर का निर्माण के लिए 49 गुणे 46 मीटर का एक आयताकार भूखंड खरीदा। ठीक है ना, कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या है, ये रेडियस दिया हुआ है। ठीक है ना, रेडियस हमें कितना गिवन है, 7। ठीक है, 40 मीटर गहरा, गहरा का मतलब है कि जो कुआं बनेगा वो बेलनाकार होता है और उसकी ऊंचाई कितनी गई, दी गई है 40 मीटर। ठीक है, तो मिट्टी निकाला गया है, तो मिट्टी का जो आयतन होगा, ठीक है ना, निकाली गई मिट्टी का आयतन जो होता है वो कितना होगा, πr²h, क्योंकि वो बेलनाकार होगा। पाई की वैल्यू होगी आपकी 22/7, रेडियस है आपका 7 और हाइट कितनी है 40, 7 से 7 कट गया, 2200 को 88, 88 गुणे 7 होगा, तो 0 7 8 56 और 7 8 56 और 5 61। ठीक है, इतना आएगा निकाली गई मिट्टी का आयतन। यहाँ से कहीं मान लो कि एक कुआं खोदा गया, तो अब जो मिट्टी फैलाई जाएगी वो बचे हुए भाग पर फैलाई जाएगी, न कि कुएं के ऊपर। कुएं के ऊपर डाल दोगे ढक जाएगा कुआं। ठीक है ना, इसलिए बचे हुए भाग हमें क्या निकालना है कि ऊंचाई कितनी होगी, मैदान की ऊंचाई। तो मैदान की जो ऊंचाई होती है वो क्या होगा कि आयतन, ये जो मिट्टी का आयतन है 6160, उसके बटे में शेष भाग का क्षेत्रफल।
शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग कितना होगा, 49 गुणे 46 माइनस पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहीं से देख लो, पाई आर अगर स्क्वायर करोगे आप तो 7 से 7 कटेगा, 22 सात 154 आएगा। ठीक है ना। तो 6160 बटे में 49 गुणे 46 आपको करना है भाई साहब। 49 गुणे 46 आपको करना है। इसका जल्दी से कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन आ रहा है 2254। कितना आ रहा है, 2254। उसमें से 154 घटाएंगे, कितना आएगा, 2100। 6160 बटे में 2100। अच्छा, यहाँ पे हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। 10 से 10 आपका कटता हुआ दिख रहा है। ऊपर अगर हम लगभग देख लें तो 610 के पास है क्या, और नीचे 210 के पास है। फिर से 10 कट गया, ठीक है ना। 61 बटे 21 कटाएंगे तो लगभग 3 बार में जा रहा है। 3 से छोटा आंसर आएगा। 3 से छोटा आंसर, 3 से छोटा आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। पूरा कब तक हम सॉल्व करेंगे, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होगा। एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अगर छात्रों की संख्या 10 बढ़ जाए, 10 बढ़ जाएगी तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो रख रखाव का खर्च 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत 4 रुपये की कमी आ जाती है, ठीक है ना। बाद में कम हो गया ना, बाद में रख रखाव का खर्च प्रति व्यक्ति कम हो गया। प्रति व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति का। पहले अगर हम मान लेते हैं कि x रुपए खर्च होता था तो कितने लोग थे, 50। तो एक व्यक्ति का कितना होगा, x बटे 50, ठीक है। बाद में जो है खर्च कितना हो गया, 40 रुपये बढ़ गया। टोटल खर्च 40 रुपये बढ़ गया, लोग कितने हो गए, 60। तो एक लोगों का खर्च कितना आएगा, x प्लस 40 बटे 60। इस तरह से कह रहा है कि 4 रुपए की कमी आई है। आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। 60x माइनस 50x यानी कि 10x, सॉरी एलसीएम हम इसका लेंगे तो 300 आएगा, ठीक है ना। तो 6x माइनस 5x माइनस 200 बराबर 4। ये 300 उधर घूम के जाएगा तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। इधर x माइनस 200 आएगा, ठीक है। ये उधर घूम के जाएगा, x की वैल्यू 1400 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इसको सिंपली सॉल्व कर लेते भाई। के का मान क्या होगा, जो 5, 12, 29 और 57 में प्रत्येक जोड़े जाए तो वे समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब 5 बटे 12 और 29 बटे 57, ये समान अनुपात में हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो भाई हम जोड़ के देखते हैं। एक बात बताना कि पहला वाला ऑप्शन यूज करते हैं, बाकी हम इसको में के मान करके हम सॉल्व कर सकते थे, प्लस के प्लस एक्स करके सॉल्व कर सकते थे। चलो हम ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन उठाएंगे 5। तो 5 और 5 10 हो गया। 10 को 29 या 29 का फैक्टर बना सकते हो, नहीं। तो पहला ऑप्शन नहीं लेंगे। 4 हमने लिया, तो 4 लेंगे तो ये 9 होगा, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 33 होगा। तो 9 और 33 का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलो देखो, 2 लेंगे तो ये 7 होगा और ये 31 होगा। इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है 7 और 31 में। हम अभी गेसिंग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी लेते हैं 3। तो 5 3 8 और 29 और 3 32। 8 और 32 में रिलेशन है 4 गुने का। शायद इस पे बन जाए, देख लेते हैं। इस पे हमने 3 जोड़ा, इस पे भी हमने 3 जोड़ा, ठीक है। तो ये 8 बटे में 15 और ये आ जाएगा 32 बटे में 60, ठीक है। 4 से कटाते हैं 8 बार में, 4 से कटाते 15 बार में। तो 8 बटे 15 इधर भी, 8 बटे 15 इधर भी, आराम से सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें पंजीकृत छात्रों के एक समूह में हमने मान लिया कि x छात्र थे और उनकी औसत आयु 17 वर्ष है। तो इनका योग कितना होगा मेरे भाई, 17 और औसत x है। तो औसत और संख्या का गुणा हो जाता है तो योग आ जाता है 17x। 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र आ जाते हैं भाई। 10 नए छात्र आ जाएंगे तो उनकी संख्या हो जाएगी x प्लस 10, ठीक है। और इनकी कह रहा है इनकी संख्या x प्लस 10 हो जाएगी, और नया नया औसत कितना हो जाता है, 16.5। तो ये बाद में योग हो गया। लेकिन बाद में आप योग देखोगे तो 160 बढ़ रहा है। 16 साल वाले 10 छात्र आ गए, यानी कि 160 बढ़ रहा है। तो इसमें से ये घटाओगे तो 160 आना चाहिए। चलो इसमें से ये घटा लेते हैं। 16.5x प्लस 165 माइनस 17x बराबर कितना आना चाहिए, 160।
इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का 0.5x होगा इज इक्वल टू माइनस, ये घटेगा तो 5 आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो इसका करेक्ट आंसर 10 है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है। ऊपरी व्यय उसके लागत मूल्य का 20% है, मतलब क्रय मूल्य का 20% है। तो भाई साहब वो भी खर्च में ही आएगा, वो भी सीपी में ही जोड़ा जाता है जो ऊपरी व्यय होता है। तो 300 रुपये पहले खरीदा था और 300 का 20% खर्च करेगा, तो 300 का 20% 60 आएगा। तो उसकी कुल सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 360। कह रहा है कि उसे कितने में बेचना चाहिए कि 30% का लाभ हो। 30% का लाभ हो तो क्रय मूल्य पर 130% पर बेचेगा। 130% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 13×6 = 78, लास्ट में 8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हम हिट कर सकते हैं। ठीक है, 13×3 = 39, 39 और 7 46 होगा, 468 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। 4800 रुपये का 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6, आप लिख सकते हो। नहीं याद है तो मैं ऐसे भी सिंपली लिख लेता हूँ। 16×3 = 48, 2 50, 50/100। अब इसका 0.25%, 0.25% का मतलब होगा 0.25/100। ठीक है, इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देख लो जरा। इसमें 100 से ये 100 कटेगा। ठीक है, 50 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 24 बार में कटेगा। 24 गुणे 0.25 कितना होगा? पहले 24 गुणे 25 बता लो। 25, 100 को 100, 10 बचा, 25 दोनों 50, 10 60 और 2 अंक पे दशमलव। ठीक है ना, 2 अंक पे दशमलव, तो ये 0.6 आ रहा है। कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। हाँ भाई, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी। 16 से 2/3 का मतलब होता है 50/3। तो 50 बटे में हम 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखो बटे में 3 आएगा, 6/3 का मतलब कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, 3 से भी डिवाइड करना रह गया, उसको डिवाइड कर लोगे 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका हमें HCF निकालना है। तो एच, अगर हमें दशमलव वाले का HCF निकालना होता है ना, तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा अंक पे दशमलव किस में है, तो इसमें। कितने अंक पे? 3 अंक पे। तो हम हजार हजार से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, इसमें ऊपर 1000 से गुणा करेंगे 900 बटे में 1000। ठीक है, कॉमा 480, ऊपर भी 1000 से, नीचे भी 1000 से। ठीक है, और इसमें 525 बटे में 1000। हम समान संख्या से तीनों में गुणा करते हैं। ठीक है ना, अब हमें इसका HCF निकालना है। तो HCF क्या होगा? ऊपर वाले का HCF निकालेंगे और नीचे वाले हर का LCM होता है। तो आप देख सकते हो हर जो है 1000 1000 1000, यानी कि 1000 का LCM 1000 आएगा। 900, 480 और 525 का जब आप LCM निकालोगे तो 15 आएगा। 3 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से कटेगा ये 3 बार में, और 5 से कटेगा 200 बार में। तो 3/200 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्ति वह 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, n व्यक्ति 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगा दिए गए तो 12 दिन पहले हो जाता है, यानी कि 12 आदमी से आने की वजह से 12 दिन पहले हो गया, यानी कि 48 दिन में हुआ होगा। ठीक है ना, तो यही पे कुछ मामला चल रहा है 12, 60 और 48 का। तो आंसर 48 होना चाहिए, बाकी हम देख सकते हैं। n व्यक्ति थे और शुरू में 60 दिन लगा। ठीक है, बाद में कितने हो गए मेरे भाई? बाद में हो गए n+12, और टाइम कितना लगा? 12 दिन कम, यानी 48 दिन। आप यहाँ से सिंपली सॉल्व कर सकते हो। 12 से 4 बार में कटेगा, 12 से 5 बार में कटेगा। 5n बराबर होगा 4n+48। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, n की वैल्यू 48 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैकेनिकल शब्द के अक्षरों में से कितने 5 अक्षरों के शब्द इस प्रकार बनाए जा सकते हैं कि वो हमेशा व्यंजन से शुरू हो? ठीक है, तो पहले ये बता दो टोटल कितने बनाए जा सकते हैं। टोटल टोटल कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10p5 बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, 10p5 टोटल बनाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ रिपीट भी कर रहा है क्या? ठीक है, रिपीट भी। ये जो रिपीट करता है उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड। क्या रिपीट कर रहा है? 2 बार a और 2 बार c, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 10p5 की वैल्यू आप निकाल सकते हो 10
987, 4 हुआ ना, एक और 6/4, सॉरी 2 ठीक है ना। 2 फैक्टोरियल का क्या होगा 2, तो 4 से इसे कटा लोगे, 2 बार में ये कट जाएगा, बाकी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7560, ठीक है ना। 7560 टोटल इतने केस बनेंगे। लेकिन कह रहा है ना कि इसमें कि हमेशा स्वर व्यंजन से शुरू हो, तो भाई हम व्यंजन ज़्यादा है इसमें, हम स्वर से ही हम देख लेते हैं कि हमेशा स्वर से, हमेशा स्वर आए। तो स्वर आए तो उसको बनाने के कितने तरीके होंगे, तो स्वर आए तो इसमें आप बताना कि स्वर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्वर हैं, ठीक है, 4 स्वर हैं इसमें। तो 4 स्वरों में से एक स्वर, 4 स्वरों में से कोई भी एक स्वर हम ले लेंगे तो कितने बच जाएंगे, 9। 9 में से कोई हमें 4 चूज करना होगा, क्योंकि हमने तो एक ले लिया हुआ है, तो 9C4 हो गया। अब उस 4 स्वरों को हम 4 फैक्टोरियल तरीके से सजा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें रिपीट भी क्या कर रहा है, रिपीट क्या कर रहा है, कुछ रिपीट कर रहा है क्या, ठीक है, नहीं कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट करने वाला काम हमने पहले ही हटा लिया था। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 9C4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 9 8 7 6 बटे में 4 3 2 1, मतलब 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी बचा हुआ है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटेगा, 9 8 7 6, इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा ये 72 × 42, 72 × 42 अगर आप करोगे तो आएगा 30 26, ठीक है ना, 30 26। तो टोटल में से स्वर को हटा दोगे तो किससे शुरुआत होगी, व्यंजन से। तो 75 60 में से 30 26 हटा दो, 75 60 में से 30 26 हटाओगे तो यहाँ पे आएगा 24। 75 60 में से 30 24 इसका 30 24 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आएगा पीछे 36, ठीक है, और ये 5 आएगा और ये 4, 45 36, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आगे हमारे दी गई है DI। अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की आप वीडियो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है DI का, ये पढ़ लीजिए आराम से। कह रहा है कि 3 अलग अलग वर्ष में अलग अलग जो कंपनियां हैं इनकी जो बिक्री है मिलियन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कह रहा है 2012-13, मतलब ये वाला डाटा, इसका एवरेज क्या है, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे और 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे। हम बेसिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबको जोड़ो, 5 5 5 15, एक बचा है यहाँ से, 10 7 17, 17 6 23, 23 7 30, 30 7 38 और 1 39, 395/5, 80 बार में कटेगा, एक बार कम में, 79, 79 ऑप्शन इसका, ठीक है। इसका एवरेज निकालना था, कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आराम से। चलिए इसको हम भी अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 2010-11 की तुलना में, मतलब ये वाली लाइन में, इसके कंपैरिजन में इसका कंपैरिजन में 2011 मतलब ये कितनी कंपनियों में जो बिक्री है 50% की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ठीक है ना। 50% या तो बढ़ना चाहिए या तो कमी होना चाहिए। कंपैरिजन किसका, ये भाई जिसके कंपैरिजन में बोलता है परसेंटेज में उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं सैमसंग वाले में, 18 से 36 हुआ है, ठीक है ना। 18 से 36, इसका मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे 100% बढ़ा हुआ है। 100% क्या किया है, ये वृद्धि दिखा रहा है। नोकिया, नोकिया में देखते हैं 108 से 81 हुआ है, इसका परसेंटेज निकालना है तो आप 108 से 81 मतलब 27, 27 की वृद्धि हुई है, सॉरी 19, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 27 की वृद्धि हुई है 108 से। 27/108 गुणे 100 करोगे आप तो ये लगभग 100 है, ये कम आएगा 50% से, ठीक है ना। ये क्या आएगा, 50% से कम आएगा। अगला देखते हैं सोनी का, ठीक है ना। ये लगभग 28 29 30% आता है, मैं इसको लिख देता हूँ जनरली लगभग में।
108 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कितने आएगा, लगभग 25 या 24% आएगा, 25% ही हम लिख देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं सोनी का। ठीक है, सोनी का हम देख लेते हैं। सोनी का है 24 से 32 हुआ है, 8 की वृद्धि हुई है कहाँ से, 24 से गुणे 100। ठीक है, 8 से 3 बार करोगे 33.33%। आगे है ब्लैकबेरी, 28 से 42 हुआ है, कहाँ से, 28 से कितना बढ़ गया, 14, और तो ये 14 तो ये 50% आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स का क्या हुआ, 34 से 17 हुआ है, यानी कि नीचे 34 लिखा जाएगा, कमी कितनी की हुई, 17 गुणे 100, 50%। तो 50%, 50% और ये सैमसंग वाला 100%। ये 3 कंपनियां हुई हैं जिसमें कम से कम 50% की वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है ना, कम से कम 50, कुछ भी चेंजिंग होनी चाहिए वो 50 में होनी चाहिए कम से कम। ठीक है ना, तो ये भी 50 की चेंजिंग, ये भी 50 की चेंजिंग, ये भी 100 की चेंजिंग। तो ये 3 कंपनियां ऐसी हैं। अगला इसमें पूछ रहा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। एक सैमसंग, नोकिया, सोनी, ब्लैकबेरी और माइक्रोमैक्स मोबाइल की औसतन उत्पाद खर्च क्रमशः 500, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 रुपये है। सभी वर्षों में मिलाकर प्रति मोबाइल की औसत खर्च क्या है। ठीक है, अब 18, 36, 75 को जोड़ोगे। ठीक है ना, मैं इसको जोड़ के सबको लिख देता हूँ। ये इसको मैंने जोड़ के लिख दिया, 18, 36, 75 कितना होगा, 129। ठीक है, इसी तरह हम अगला देख लेते हैं। 108, 81, 105 कितना होगा, 294। 24, 32, 60, 116 होगा। 28, 42, 70, 140 होगा। 34, 17, 85, 136 होगा। ठीक है, तो इतना हो गया, मैंने टोटल जोड़ लिया। ठीक है, अभी बात कह रहा है ना कि सभी वर्षों को मिलाकर, तो सभी वर्ष को मैंने ये इसमें मिला लिया, ये दूसरा वाला है, इसी तरह सभी वर्ष को मैंने मिला लिया। इसका औसत मोबाइल खर्च बताना है। एक बात बताना, सैमसंग की कितनी मोबाइल है, 129। ठीक है, और एक मोबाइल कितनी की है, 5,000 की, तो 129 गुणे 5,000। ठीक है, प्लस नोकिया की कितनी है, 294। ठीक है, 294, और इसकी प्राइस कितनी है, 4,000। ठीक है, अगली है 116 और इसकी प्राइस है 3,000। ठीक है ना, ये 1,000 वाला घटा हुआ दिया हुआ है। 116 के बाद 140 और 136 बचा हुआ है, तो 140 में 2,000 का गुणा, ठीक है, प्लस 136 में 1,000 का गुणा, और औसत निकालना है तो डिवाइड कर देंगे। 129 प्लस 294 प्लस 116 प्लस 140 प्लस 136, और इस तरह से ये बहुत ही कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन करोगे तो 3171.77 आएगा। मैं इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत लेंदी है, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है ना, चलो, तो ये औसत पूछ रहा था, तो इस तरह से सॉल्व हुआ है। कह रहा है ए अकेला एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उससे 10 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम मिलके करते हैं, तो इनके कुल टोटल 900 रुपये दिया जाता है। तो भाई दोनों एक साथ काम करते हैं, तो जो पैसे का बंटवारा होगा वो इनके इफिशियंसी, क्षमता के अनुपात में होगा। तो टाइम का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, T1 और T2 का कितना, 8 और 10। ठीक है, तो इनकी जो क्षमता होगी, इफिशियंसी ए और बी की होगी, कितनी होगी, 10 और 8, यानी कि 5:4। ठीक है ना, 5 और 4, 9, 9 हो गया। 9 बराबर 900, तो पहले वाले को मिलेगा 500 और दूसरे वाले को मिलेगा 400। तो 500 और 400 पहला दूसरा ऑप्शन में कहाँ दिया है, ये दिया है लास्ट वाला। पहले को 500, दूसरे को 400। ठीक है, अगर आप को इनका समय निकालना है तो समय भी निकाल लो। ए जो है 8 दिन में, बी जो है 10 दिन में, एलसीएम हो गया 40। ठीक है, इसकी क्षमता हो गई 5 और इसकी क्षमता हो गई 4। ठीक है, तो टोटल लगने वाला समय, कुल काम बटे में कुल क्षमता, 40/9, लास्ट वाला ऑप्शन। भाई इसके लिए तो आपको कोड याद रखना होगा। आप मेरे यूट्यूब पे मैं कैलेंडर मैथ्स विद जय सिंह से, बाय जय सिंह, कैलेंडर बाय जय सिंह सर्च करके देख सकते हो, मैंने उसमें कोड बताया हुआ है। मैं फिर से एक बार कोड बता देता हूँ। ये जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मंथ का कोड मैं लिख रहा हूँ। 0 जनवरी हो गया, ये फरवरी, मार्च, ठीक है ना, अप्रैल, ठीक है, 0, 33, 614, 625, और 0, 35 होता है। ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, ये इसमें होता है।
मंथ का कोड। सेंचुरी का कोड कैसे चलता है भाई? सेंचुरी का कोड ऐसे चलता है, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, 1600, 1700, ठीक है, 1800, फिर आगे 1900, ठीक है। फिर यहाँ पे दो जो 400 से कटता है, 2000, 2100, 2200, उसके बाद 2300, कुछ ऐसे चलता है। फिर आगे कहाँ से होगा? 2400 से स्टार्ट होगा। तो इसका कोड जो होता है 6420 होता है इसका कोड, ठीक है ना। मतलब 1600 वाली लाइन का, इस वाली लाइन का कोड क्या है? 6, इस वाली लाइन का कोड 4, इस वाली लाइन का कोड 2, और इस वाली लाइन का कोड 0, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, पूछा हुआ है 15 सितंबर 2212 का, ठीक है। तो हमारे लिखने का जो तरीका होगा वो देख लेना कैसे होगा। हम पहले लिखेंगे जैसे दिया हुआ है वैसे, 15 सितंबर 2212 है, यही है ना। तो पहले डेट लिखेंगे, ठीक है ना, 15, क्या लिखेंगे? डेट। उसके बाद लिखेंगे मंथ का कोड। भाई सितंबर है, सितंबर है, गिनो जरा इधर, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कोड कितना आ रहा है? 5, ठीक है ना। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे मंथ का कोड, ठीक है। उसके बाद 2200 है, 2200 का कोड कितना होगा? 2, ठीक है ना। उसके बाद जो शताब्दी है, सेंचुरी, उसका कोड हम लिखेंगे 2। उसके बाद जो वर्ष है, ईयर, वो लिखेंगे। वर्ष कौन सा है? 12, ठीक है ना, 2212, ठीक है, 2212। तो वर्ष कौन सा है? 12वां वर्ष है। इसमें लीप ईयर कितने आते हैं? लीप ईयर कितने आते हैं? 3, ठीक है। यही हमारा लिखने का बस पूरा तरीका है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कितने एक्स्ट्रा दिन बन रहे हैं। पूरे को जोड़ करके 7 से भाग दे के शेष लिया जाता है, हम वैसे नहीं करेंगे। 5 और 2 7, खत्म हो गया, ठीक है ना। 15 और ये 15, 15 15 30, तो 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 2, ठीक है। 7 से भाग देंगे, शेष क्या बचेगा? यहाँ पे 2। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, संडे का मतलब यहाँ पे क्या होता है? 0। मंडे का मतलब क्या होता है? 1। ट्यूसडे का मतलब क्या होता है? 2। ऐसी तरह आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो 2 कोड आ रहा है वो ट्यूसडे पे आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ट्यूसडे। और बाई चांस, बाई लक या बाई मिस्टेक यहाँ पे आपको आंसर भी दिख गया है, ऑप्शन डी, ठीक है ना। गलती से वो कट पेस्ट हो गया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन हमारे लगाने का कोड होगा इस तरह से। मंथ कोड क्या होगा? 033 614 625 035। सेंचुरी कोड क्या होगा? 6420। लेकिन सीक्वेंस याद रखना आप। किसी भी समुच्चय के ए लिए ए डैश फिर उसका डैश के बराबर क्या होता है? वो होता है ए। 2 बार डैश करेंगे तो वही हो जाता है। देख लेना इसको कैसे होता है, ठीक है ना। देखो, ए डैश का मतलब होता है यू में से ए को घटाया जाता है, ठीक है ना। ये ए डैश है, उसको एक बार फिर से डैश करोगे, दोनों साइड हम डैश लगा रहे हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा? यू माइनस ए का डैश हो जाएगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट के डैश का मतलब होता है कि उसे डी में से घटाया जाना है, ठीक है ना। जरा ब्रैकेट ओपन करना, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो यू से यू कट जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए डैश और उसका अगर आपको डैश निकालना है तो क्या आने वाला है? वही नंबर आ जाता है, ठीक है ना, वही समुच्चय आ जाता है। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पवन महेश को 2400 रुपये 3 साल और जान को 3600 रुपये 5 साल के लिए देता है। तो भाई इसका सिंपली देख लो, कुल ब्याज जो है 1200 रुपये है। तो एसआई पहली बार, ठीक है ना, प्लस एसआई दूसरी वाली, कुल मिलके कितनी होनी है? एसआई फर्स्ट प्लस एसआई 2 मिलके 1200 रुपये होनी है। एसआई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, रेट पता नहीं है, टाइम कितना है 3 बटे में 100, प्लस दूसरा है प्रिंसिपल, रेट कितना है पता नहीं है, टाइम कितना है 5 बटे में 100। ये कुल मिलके किसके बराबर है? 1200 के, ठीक है ना। इधर आप 100 को कटा लोगे तो ये आएगा 72R प्लस 36 5 180R बराबर 1200, ठीक है ना। तो यहां से आप आर की वैल्यू निकालोगे तो 4.76% आएगी शायद, ठीक है ना। आप इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा थिंकिंग बेस पे था, ठीक है ना। थियागो को 5 विषय में एवरेज 50% अंक मिलते हैं, ठीक है ना। वे अंक कितने कितने हैं? पहले विषय में 20 रेशियो, दूसरे विषय में 18 16 14 12, इसी रेशियो में बात है।
अगर उत्तीर्ण अंक एवं अधिकतम अंक का 60% है, पासिंग मार्क कितना है 60%, ठीक है, और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हैं, परीक्षा में वह कितने विषय से उत्तीर्ण रहा। तो पहले ये देख लेते ना कि यह है कुछ भी हम मान लेते क्या जाता है हमारा, ठीक है ना। हमने मान लिया कि 100 नंबर के पेपर थे, तो टोटल पेपर कितने थे 500 के, उसने कितना पाया, कितना पाया भाई 500 का 50% यानी कि 250, कितना पाया 250, 250 को आपको बांटना है 20, 18, 16, 14, 12 के रेशियो में, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे करोगे, अच्छा यहाँ पे हम पासिंग भी लिख लेते हैं। पासिंग कितना है, पासिंग कितना है, 100 नंबर का पेपर है तो 60% पासिंग है, यानी कि 60 नंबर पासिंग है। पहले विषय में कितना पा रहा है, टोटल इसको जोड़, ये टोटल पाया हुआ अंक है, ये भी टोटल पाया हुआ अंक है, यानी कि ये 80 है, इसको आप जोड़ोगे रेशियो वाले को 80, 80 रेशियो की वैल्यू 250, तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी आपकी 25, 8 रेशियो को वैल्यू आएगी 25/25, ठीक है, 8 रेशियो की वैल्यू आएगी 25। तो इसी तरह से अगर हम निकालेंगे तो सबका निकालना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, कोई बात नहीं, हम दूसरी वैल्यू मान के लगा लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो सके, ठीक है ना। 100 मानने पे नहीं आ रहा है, आने को आ जाएगा लेकिन कैलकुलेटिव हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि जो टोटल है हम मान लेते हैं, जो टोटल है हम उसे मान लेते हैं कि टोटल कितना है 80 नंबर है, ठीक है ना, या 160 आप मान सकते हो, टोटल कितना मान सकते हो 80, उसने पाया कितना है 50%, यानी कि 80 नंबर पाया है। तो 80 नंबर पाया है तो पहले विषय में कितना पाया होगा 20, दूसरे में 18, 16, 14, 12, ठीक है। अभी बताना कि पासिंग कितना है, पासिंग है 60%, 160 का 60% होगा कितना 96, ठीक है ना, 160 का 60%। अच्छा 160 जो है टोटल का है ना, टोटल है 160 जो है टोटल है, एक जो पेपर होगा, एक पेपर वो कितने नंबर का होगा 160/5, यानी कि 32 नंबर का होगा, ठीक है। तो पासिंग कितना हो जाएगा, ये एक पेपर है, एक पेपर 32 नंबर का है तो 5 पेपर 160 टोटल हो गया, और टोटल पाया कितना है 80। तो इसका आप अगर 60% निकालोगे तो एक जीरो कट जाएगा, एक प्लस में डेसिमल लगेगा, 6×2 = 12, 2, 1, 6×3 = 18 का 1, 19, 19.2 नंबर आएगा, ठीक है। पहले विषय में कितना पाया है 20, इसमें पास है, बाकी सब में फेल है, तो कितने विषय में फेल है वो 4 विषय में। इसका आंसर ये है, इस तरह से, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंदें हैं, बिना प्रतिस्थापन के थैली में एक के बाद एक 2 गेंदें निकाली जानी है, कितनी संभावना है कि अलग अलग रंग की हो, ठीक है ना। एक बात बताना कि टोटल देखो, हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे हम निकालते हैं भाई, जिसका निकालना होता है उसका ऊपर लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी जिसका पूछा हो वो ऊपर, और नीचे क्या लिखते हैं टोटल, ठीक है। तो जो टोटल है वो कितना है भाई, 10 गेंदें हैं उसमें से 2 निकालनी है, तो 10C2 हो गया। अब पूछा किस का है, अलग अलग रंग के होनी चाहिए, यानी कि पहली में से एक गेंद होनी चाहिए यानी कि 7C1, और दूसरे में से भी एक गेंद होनी चाहिए यानी कि 3C1, 3 में से एक गेंद। इसका अगर हम एक्सपेंड करें, इसका अगर हम प्रसार करें तो ऊपर आएगा 7×3 और नीचे आएगा 10×9, और ऊपर चला जाएगा पलट के 2/2 आता है, ठीक है ना। इसका आप देख सकते हो, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा यानी कि नीचे 3 आ रहा है, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा यानी कि 7/15, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। एक अनुबंध को 92 दिन में, भाई ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है, 92 दिन में पूरा किया जाना है, ठीक है। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्ति काम पर लगाए गए, तो ये जो लगेगा MDH मैन डे आवर अपन वर्क, M1D1 H1/W1 = M2D2H2/W2 वाले फॉर्मूले पर लगेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसमें पहली बार क्या थे 260 आदमी थे, प्रत्येक दिन 16 घंटे काम किया गया, 66 दिन काम चला, और पता चला कि यह काम 4/7 भाग हुआ है, तो बच कितना गया 3/7 भाग, इधर के लिए कितना बचा 3/7 भाग। भाई 260 व्यक्ति थे, ठीक है ना, पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता के अतिरिक्त व्यक्ति तैनात किए जाएं, एक काम जो है पूरा समय पर पूरा हो जाए,
जबकि प्रत्येक व्यक्ति अब 18 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो भाई 92 दिन के लिए काम था और 66 दिन चला है, तो भाई बच कितना गया? 26 दिन। ठीक है ना। मान लेते कि बाद में एम आदमी आ गए, 26 दिन काम चला और कितने घंटे? 18 घंटे। और काम कितना कराना है? 3/7। ठीक है। तो यहां से अब अगर आप सॉल्व करके एम की वैल्यू निकालोगे, 7 से 7 कट गया। ठीक है। अभी इसको घटा लो, 26 से ये कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, 10 बार में। आप इसमें 6 से कटा सकते हो, 11 बार में 6 से कटेगा, 3 बार में 3 से ये 3 कट गया, 4 से कटेगा ये 4 बार में, तो 40 और 11, तो m की वैल्यू आ गया 440। तो कितने व्यक्ति बढ़ाए गए हैं? पहले 260 थे, अभी 440 हो गए, यानी कि 180 व्यक्ति बढ़ाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा है। 72 किमी की रफ्तार से चल रही है एक ट्रेन 54 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही मोटरसाइकिल को 1 मिनट में आगे पार कर जाती है। ठीक है ना। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी? घटेगी। स्पीड घटेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? भाई देखो, यहाँ पे होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड कितनी है? 72 माइनस 54, 18। ठीक है, 18 हो गया ना। मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में बदल लिए। मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे? 5/18 से। तो ये मीटर पर सेकेंड में हुआ। अभी छोड़ो, ये फॉर्मूला नहीं लगाते हम, केवल हम स्पीड की बात कर लेते हैं। रिलेटिव जो स्पीड होगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड वो जो होगी वो आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। भाई 1 मिनट में पार करती है, 60 सेकेंड में वो पार करती है, यानी कि उसका जो डिस्टेंस रहा होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, यानी कि 300 मीटर। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले दिन अगले पेपर को लेके आएंगे, यूपीएसआई के पूरे क्वेश्चन को हम डिस्कस करा देंगे। चलिए ठीक है।